सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या है। स्त्री केसर के आधार पर क्या होता है, वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय या फिर वर्तिका। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले स्त्री केसर में यहाँ पे देखिए होता है आधार पर होता है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर इस तरह होता है और यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है। ऊपर में जो होता है वर्तिकाग्र होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है यह वर्तिका होता है, वर्तिका। और जो नीचे होता है आधार पर जो भाग होता है, आधार पर जो भाग होता है यह अंडाशय होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर बतलाइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सिक्रेटिन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर बतलाइए सभी लोग कि बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर बतलाइए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है बर्थ हार्मोन के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है। वह कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है रक्त में। ग्लूकोजन, एसीटीएच, इंसुलिन, पाराथार्मोन। बतलाइए यहाँ पे वो कौन सा हार्मोन है, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाराथार्मोन हो जाएगा, पाराथार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड, पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसको बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं या फिर पाराथार्मोन इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार, पाइराइट, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट। क्या होगा यहाँ पे, पारे का प्रमुख अयस्क क्या है। तो कल के हम क्लास में यहाँ पे बतलाए थे कि पारे का जो प्रमुख अयस्क है वो सिनेबार हो जाएगा, और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, और पारा का जो होता है वो सिनेबार होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा यहाँ पे हार्मोन है जो कि मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। सभी लोग यहाँ पर बतलाइए, आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूलैंड्स ने, डोबेराइनर ने, मेंडलिफ ने या फिर मोसले ने। किसने किया था यहाँ पे बतलाइए। तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है वो मेंडलिफ ने, मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था, मोसले हो जाएगा, मोसले, ऑप्शन नंबर डी, मोसले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागन को क्या कहा जाता है। हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटीनोफिली या फिर ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली है जो कि जल द्वारा परागन होता है। एनीमोफिली, एनीमोफिली किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली हवा द्वारा होता है, हवा द्वारा। एंटीमोफिली होता है कीट द्वारा, कीट द्वारा एंटीमोफिली। और ऑर्निथोफिली जो है वह होता है पक्षियों द्वारा परागन, पक्षी द्वारा, ऑर्निथोफिली। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को।
यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखिए, हाइड्रोफिली जल द्वारा, एनिमोफिली हवा द्वारा, एंटोमोफिली कीट द्वारा और ऑर्निथोफिली जो है वो पक्षी द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब, यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। यहाँ पे आवेश कितना होगा, कितना आवेश प्रवाह होगा, यही हम लोग का निकालना है। तो देखिए आवेश यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। यहाँ पे होगा आई बराबर क्यू बाई टी। इसको हम लोग क्यू बराबर निकालना है तो क्यू आवेश बराबर हो जाएगा आई टी। आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर गुना टी दिया है कितना 10 मिनट, और इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, इसलिए इसको सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 कूलाम। 300 कूलाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 कूलाम कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 200 कूलाम, 120 कूलाम, 60 कूलाम, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ नहीं है, 3000 है यहाँ पे, लेकिन इसको आप लोग जो है सी यहाँ पे 300 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे जो है 300 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए जल्दी से, या फिर इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ए अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं उसको यहाँ पे सभी लोग बतलाइए। तो उसको बोलते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए निम्नांकित में से किसे मास्टर अंतःग्रंथि कहते हैं? मास्टर अंतःग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल को, या फिर यकृत को? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है चालक का प्रतिरोध आर इज इक्वल, या फिर आर समानुपाती एल अपॉन ए। इस समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निर्भर करता है वो चालक की लंबाई एल पर बिल्कुल करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल, बिल्कुल करता है, और चालक की प्रकृति यानी कि प्रतिरोधकता इसको पर भी करता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर पीबी यानी कि लेड, कौन सा है? और सबसे पहले कि इसका परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है देखते हैं। कॉपर का कितना होता है 29, मैग्नीशियम के 12, कैल्शियम के 20, और लेड के होता है 82। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में
किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। रियोस्टेट, और रियोस्टेट को हिंदी में धारा नियंत्रक बोलते हैं। धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर हरा। यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए एक प्रिज्म है, इधर से प्रकाश जाता है तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? इस तरह से 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। और सबसे कम झुकाव ऊपर में यहाँ पे होता है लाल, और सबसे जो नीचे होता है वो होता है बैंगनी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक झुकाव बैंगनी और सबसे कम होता है लाल। सबसे कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन में कौन होता है? कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा हार्मोन होता है यहाँ पर बतलाइए। और वो पादप हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे पादप हार्मोन तो सभी है, ऑक्सिन भी है, जिबरेलिन भी है, साइटोकाइनिन, और इनमें से सभी हार्मोन तो सभी है, लेकिन जो कोशिका में विभाजन करता है वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना होता है और एक आवर्त की संख्या कितना होता है? ये दोनों को बतलाना है। आवर्त हो गया और ये वर्ग हो गया। देखिए इस तरह से जो कॉलम रहता है और इधर जो ऊपर नीचे है वह वर्ग है। वर्ग की संख्या 18 है, 1 2 3 4 5, इसी तरह 18 है वर्ग की संख्या। और जो नीचे जो आवर्त है, आवर्त की संख्या जो होता है वो 1 2 3 इसी तरह 7 होता है। आवर्त की संख्या 7 होता है जो कि इस तरह से रहता है, और वर्ग की संख्या ऊपर से नीचे की ओर जो कि 18 होता है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछा है तो 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आवर्त पूछता तो 7 हो जाता। आवर्त अगर पूछता तो 7 हो जाता, और वर्ग पूछा है तो वर्ग हो जाएगा 18। वर्ग हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो एक बार बतला दीजिए सभी लोग। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण है। आलू, ब्रायोफाइलम, प्याज या फिर गुलाब। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म का उदाहरण क्या होगा? कायिक उदाहरण है ब्रायोफिल्म का। यहाँ पे पत्तियों द्वारा कायिक उदाहरण यानी कि कायिक प्रजनन करने वाले, कायिक प्रजनन। और ये कैसे होता है? ये मान लीजिए कि पत्ती है और यही पत्ती जब ज़मीन पे गिरता है तो यहाँ से नई पौधे का विकसित हो जाता है। नई पौधे का यहाँ से नई पौधे का विकसित हो जाता है, इसी को कायिक बोलते हैं। तो ब्रायोफिल्म हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। अगर यहाँ पे पत्तियों की जगह मान लीजिए कि तना बोलता है तो आलू में इस तरह से होता है। आलू में, आलू यहाँ पे होता है इस तरह से, और यहाँ से एक नए आलू के पौधे का विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रायोफिल्म हो जाएगा पत्तियों में। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कायिक प्रजनन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? तो एक बार बतला दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, या इन सभी के साथ? किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम और पोटेशियम जो है वो तेज़ी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कि घरों में विद्युत ऊर्जा सप्लाई होता है 200 हर्ट्ज 50 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट,
100 हर्ट्ज 200 वोल्ट या फिर 20 हर्ट्ज 220 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो घरों में एसी से आता है, एसी में जो होता है वो 50 हर्ट्ज, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है। एसी में कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट पर आता है, 220 वोल्ट पर आता है, 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? आयरन, एल्यूमिनियम, यहाँ पे गोल्ड या फिर पोटेशियम, क्या हो जाएगा बतलाइए। निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वह क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा और एक होता है सिल्वर, गोल्ड होता है और एक सिल्वर होता है। सोना और चांदी, जो कि एनसीईआरटी आपके लाइन में दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सोना और चांदी जो है कि अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आयरन दिया है, आयरन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 26 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है। और यहाँ पे AU यानी कि गोल्ड का कितना होता है, तो गोल्ड का होता है यहाँ पे 79 होता है। इसी तरह यहाँ पे एक सिल्वर होता है AG, सिल्वर का होता है 47। और एक होता है पोटेशियम, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। पोटेशियम का कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, पोटेशियम का कितना होता है कमेंट बॉक्स में बतलाना है। बाकी यहाँ पे हम 4 बतला दिए, आयरन का 26, एल्यूमिनियम 13, गोल्ड 79 और सिल्वर का 47 होता है। बाकी आपको पोटेशियम का कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में या फिर केरोसिन में? सोडियम धातु को कहाँ पर डुबाकर रखा जाता है बतलाइए। तो केरोसिन में, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये आप लोग क्वेश्चन 10 क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह बतलाइए केरोसिन तेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या इनमें से सभी? किसी को मालूम है तो आप लोग बतला सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम बतलाइए, रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे होता है एसिटिक अम्ल और इसका CH3COOH होता है। और एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर देखिए दिया हुआ है एथेनोइक, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल ही होता है या फिर एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। और इसका होता है CH3COOH, CH3COOH इसका होता है रासायनिक सूत्र। नोट आप लोग करते जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर, जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये सभी को मालूम होगा कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है और अम्ल को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, यहाँ पर बतलाइए। देखिए अम्ल को अगर जल में घोलते हैं तो हम लोगों को H+ आयन मिलता है, और क्षार को अगर जल में घोलते हैं तो हम लोगों को OH- आयन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए क्षारक को घोलने पर OH- और अम्ल को घोलने पर H+ आयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17, और ब्रोमीन का जो होता है वो 35 होता है, और आयोडीन का जो होता है वो होता है 53। आयोडीन का 53, इसका हो गया 17 और फ्लोरीन का 9। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए उसका फ्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी? सबसे पहले जानना होगा कि एक लिंगी और उभयलिंगी किसको कहते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी, एक लिंगी मतलब कि किसी जीव में एक ही लिंग होते हैं, नर या फिर मादा, जैसे कि मनुष्य, मछली हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया, और द्विलिंगी में होता है केचुआ। एक ही जंतु में, एक ही जीव में होते हैं दोनों, नर एवं मादा दोनों। तो जैसे में होता है केचुआ, और केचुआ के अलावा और क्या क्या होता है? देखिए केचुआ हो गया, एक होता है जोंक होता है, स्पंज होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था BSc नर्सिंग में आया हुआ था, जोंक हो गया, और एक और था टेप वर्म होता है। ये सभी जो है वो उभयलिंगी जंतु हैं, उभयलिंगी जंतु हैं। नोट आप लोग करते जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद जिंक मिश्र धातु, अम्लगम, आयरन मिश्र धातु, तो इसको अम्लगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी, अम्लगम इसको कहते हैं, अम्लगम, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चांदी का अयस्क है। चांदी का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, क्यूपराइट, अर्जेंटाइट या फिर हेमेटाइट? क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए? चांदी का अयस्क, चांदी का अयस्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? चांदी का अयस्क क्या हो जाएगा बतलाइए? तो यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटाइट। चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यही है आज की क्लास का टॉप 30 MCQ। और आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कि आपको यहाँ पे पोटेशियम का परमाणु संख्या बतलाना है कमेंट बॉक्स में। कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वे मेंडल ने किए थे। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिए थे, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? बतलाइए आँख की पुतली जो है वो किस प्रकार कार्य करती है? एकत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति? पुतली किस प्रकार कार्य करती है बतलाइए यहाँ पे? पुतली जो है वह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। पुतली अगर तेज प्रकाश आता है तो पुतली सिकुड़ जाता है, एक में से हो जाता है, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, दीर्घ दृष्टि
दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे देखिए एक दीर्घ दृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष है और एक होता है निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सिर्फ निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पे आता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस प्रकार का चश्मा और निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार की चश्मा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है। देखिए यहाँ पे निकट है, निकट में आता है 3 अक्षर, 3 अक्षर आता है तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल, 3 अक्षर आता है तो यहाँ पे 1 अक्षर बढ़ाकर हो जाएगा अवतल। और यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि या फिर दूर दृष्टि, दूर में 2 अक्षर आता है और यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 अक्षर बढ़ाकर 3 अक्षर का, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही सटीक ट्रिक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी निकट दृष्टि दोष वाला आता है तो कभी कभी दीर्घ दृष्टि या फिर दूर दृष्टि दोष वाला आता है। तो निकट में होता है अवतल और दीर्घ में होता है उत्तल, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है सबसे कम, सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश का ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है, ये आप लोगों को मालूम है, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है श्वेत प्रकाश, यहाँ पे देखिए आता है, इधर से आता है श्वेत प्रकाश, यहाँ से देखिएगा इधर से जाता है श्वेत प्रकाश, फिर यहाँ विचलन होता है और फिर यहाँ पे मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे लाल रंग का विचलन कितना होता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन जो है वह बैगनी रंग का होता है सबसे अधिक, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। लाल रंग ऊपर में ही रहता है, सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है, यहाँ पे देखिए बैजानिह पिनाला, आप लोग लिख लीजिएगा बैजानिह पिनाला, सबसे कम लाल झुकता है और सबसे ज़्यादा बैगनी। इसी तरह देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, K2 एकेडमी के नाम से है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, इस क्लास के बाद आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए यहाँ पर बतलाइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र बतलाइए किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस का आकार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, इस तरह से होता है। उत्तल लेंस बीच में ऐसे उठा होता है और अवतल लेंस यहाँ पे ऐसे होता है, और अवतल लेंस जो है वो इस तरह से होता है, बीच में होता है पतला, फंसा हुआ ऐसे बीच में होता है पतला और किनारों पर मोटा होता है, वह अवतल लेंस। यह है अवतल लेंस और यह है उत्तल लेंस। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऐसे होता है उत्तल लेंस, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, वह उत्तल लेंस होता है। और मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस ही होता है। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है, आप लोग बतलाइए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है, आप लोग बतलाइए। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए क्लियर है। और आप लोग लाइक इसको ज़रूर कीजिए, बहुत ही कम लाइक है। आप सभी लोग इसको इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सभी को शेयर भी आप लोगों को करना है। चलिए बतलाइए, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होता है? स्त्री, पुरुष, A और B दोनों। यहाँ पे A हो जाएगा, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे बतलाइए। देखिए यहाँ पे एक होता है XX, एक होता है XY। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होता है। देखिए एक होता है XX, एक होता है XY। XX जो होता है वह स्त्री होता है, फीमेल में होता है, और XY जो है XY नर में होता है, यानी कि पुरुष में होता है, मेल में होता है XY। तो यहाँ पे देखिए XY पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष। और XX अगर पूछता तो XX हो जाता है स्त्री, XX स्त्री हो जाता और XY जो है वह पुरुष हो जाएगा, XY पुरुष। यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसको हम बतलाए थे। आप लोग ट्रिक के माध्यम से बतलाइए कि हम क्या यहाँ पे बतलाए थे। आप लोग ट्रिक को यूज करके बतलाइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। अभी हम ट्रिक बतलाए थे जिसका यहाँ पे 3 अक्षर है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 अक्षर का है तो यहाँ पे 3। 2 अक्षर में होता है दूर दृष्टि दोष, दूर देखिए 2 अक्षर है तो यहाँ पे 3 अक्षर का हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल। इसी तरह यहाँ पे 3 अक्षर का देखिए निकट, 3 अक्षर हुआ तो यहाँ पे 4 अक्षर का यूज होगा अवतल, अवतल हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उत्तल हो जाएगा इसका। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, पृथ्वी को उत्पत्ति, या इनमें से कोई नहीं। क्या बतलाता है यहाँ पे। डार्विन का सिद्धांत जो है वह सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। कांच को सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या फिर प्रिज्म। बतलाइए यहाँ पे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मानव के लिंग गुणसूत्र होता है। मानव के लिंग गुणसूत्र क्या होता है। XY, XX, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र होता है XX और XY। XX अगर है तो यह स्त्री, अभी जस्ट हम बतलाए थे, और XY है तो पुरुष। XY है तो पुरुष हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और XY है तो फीमेल हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। XX और XY ये दोनों लिंग गुणसूत्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है। समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बतलाइए किस तरह के अंग है। पक्षी और तितली का पंख है किस तरह का, तो वह असमजात अंग है, असमजात अंग है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ऐसा अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है वह क्या कहलाता है। समजात अंग, जीवाश्म, असमजात अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा अंग जिनका संरचना और उत्पत्ति समान होते हैं, यानी कि उत्पत्ति एक जैसा होता है, उत्पत्ति एक जैसा होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसको समजात अंग बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बोलता कि कार्य जो है वह एक जैसा होता है और उत्पत्ति अलग अलग होता है तो उसको असमजात अंग बोलते हैं। असमजात अंग, उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान। जैसे यहाँ पे देखिए उत्पत्ति जो है वह अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का समान होता है, उसको असमजात अंग बोलते हैं। जैसे पक्षी का पंख हो गया और तितली का पंख, दोनों का कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति जो है वह अलग अलग है। उसी तरह पे देखिए अगर कार्य में भिन्नता है और उत्पत्ति में समान है तो उसको समजात अंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। एक बार बतला दीजिए सभी लोग बतला दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। मानव नेत्र जहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या फिर दृष्टि पटल।
क्या बोलते हैं। और इसका जो आंसर जो होता है ये कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसको जो हिंदी में है वो दृष्टि पटल बोलते हैं, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, दृष्टि पटल। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। छोटा, बड़ा, कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। आप लोग याद कीजिए कि हम आज के ही क्लास में बतलाए हैं कि पुतली का क्या कार्य होता है। तेज प्रकाश होता है तो पुतली सिकुड़ जाता है, और प्रकाश कम होता है तो पुतली फैल जाता है। तो देखिए तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ता है तो उसका आकार तो छोटा ही होगा। किसी भी चीज़ को आप सिकुड़ लीजिए तो उसका आकार तो छोटा ही होगा, और किसी को अगर फैला दीजिए तो उसका आकार बड़ा होगा। आप लोगों को मालूम होगा अगर तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ता है तो उसका आकार छोटा होगा, आकार उसका छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है। समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। क्या है बताइए यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, आप सभी लोग बताइए। चलिए यहाँ पे इसका जो है वो समजात अंग हो जाएगा, समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत, क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो नेत्र है उसका एक निकट बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। तो निकट बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु अगर बोलता है तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु बोला है तो दूर बिंदु अनंत होता है। जैसे अनंत में देखिए आप लोग आसमान को देख लेते होंगे तो आसमान तो अनंत दूरी पे ही है। इसी तरह आप लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत दूरी तक। सामान्य नेत्र जो है अनंत दूरी तक देख सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। हम बतलाए थे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, बैजा निह पीनाला, बैजा निह पीनाला, इस ट्रिक के माध्यम से बतलाए थे कि इधर से इधर आने पे झुकाव कम होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा झुकाव होता है, फिर झुकाव कम होता है, सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है, सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। उसके बाद नारंगी का होता है, पीला का होता है, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। यहाँ पे देखिए बैगनी आता है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है बैगनी। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो है वह अनंत, अभी जस्ट बतलाए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, पुनर्योग या फिर अनुवांशिक उत्परिवर्तन। क्या कहलाती है आप लोग बतलाइए फटाफट से। और चैनल पर जो नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग फटाफट से, क्लास होता है कंटिन्यू, क्लास डेली होता है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कहते हैं बतलाइए। उसको अनुकूलन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। अभी हम बतलाए थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट और दूर, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है। निकट की वस्तु आप लोग यहाँ पे देखिए नाम ही है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि यानी कि दूर की दृष्टि है, निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि क्लियर है, यानी कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसको है वो दूर की वस्तु साफ साफ देख लेगा, और जिसको निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? और बतलाइए आप लोग आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा बतलाना है, और इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना है, और चैनल पर जो नए हैं वो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना है, ताकि कोई भी अपडेट या फिर क्लास हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाए उसका नोटिफिकेशन। तो आप लोग बतलाइए क्लास कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली क्लास।